आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अजय पत्रकार ने कहा, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर मुक्त हो। भारत तिब्बत सहयोग मंच के सम्मेलन में इतिहास रच दिया गया। इस बेहद संवेदनशील चर्चित कार्यक्रम से भारत, चीन वह पड़ोसी मुल्क ही नहीं अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक दमदार संदेश पहुंचा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर इंद्रेश कुमार, सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल, निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर श्रीमती डोलमा त्सेरिंग, लेखनग व तिब्बत सरकार के कई मंत्री तथा पंकज गोयल, तिब्बत मुक्त के प्रमुख वक्ता अजय पत्रकार, MSME के पूर्व डायरेक्टर के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर व देश के प्रमुख इंजीनियर RK प्रकाश वाजपेयी उर्फ स्वामी प्रकाशानंद जी, भूतपूर्व सैनिक शशिकांत शर्मा मुन्ना, अजय पांडे आप प्रमुख रूप से थे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शिव प्रसाद जी व आर्मी के शशिकांत शर्मा मुन्ना जी को विशेष सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। भारत तिब्बत मंच में मेजर जनरल GD बख्शी का भी सम्मान होना था, मगर वह व्यस्त कार्यक्रम की वजह से सम्मेलन स्थल पर नहीं पहुंच सके। देश के जाने माने इंजीनियर RK प्रकाश वाजपेयी संन्यास लेने के बाद अब 1008 स्वामी प्रकाशानंद जी हो गए हैं। संत प्रकाशानंद जी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर से हमेशा डमरू की आवाज़ व ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वरिष्ठ पत्रकार तिब्बत की आज़ादी व कैलाश मानसरोवर को मुक्त पर अपने लेख लिखने वाले अजय पत्रकार ने कहा कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। भारत का पड़ोसी तिब्बत रहा है, चीन कभी नहीं था। चीन ने धोखे से जबरन तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। अजय पत्रकार ने कहा कि 12 लाख तिब्बतियों का कत्लेआम करने वाले चीन का कब्जा हटेगा। अजय पत्रकार ने विश्वास के साथ कहा कि कैलाश मानसरोवर व तिब्बत को संरक्षण सिर्फ भारत ही ठोस रूप में जल्दी देगा। आइए देखते हैं लखनऊ से अजय पत्रकार की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम लखनऊ में हैं और डॉक्टर इंद्रेश जी आए हुए हैं पूरे देश से, भारत से, भूटान से, तिब्बत से, चाइना से व देश के सभी प्रांतों से। इसके अलावा यूरोप में रहने वाले कई तिब्बतियन भी यहाँ आए हुए हैं। मतलब देखा जाए तो कई राष्ट्रों से यहाँ लोग आए हैं। डॉक्टर इंद्रेश जी के आह्वान पर आए हैं। अब ये समस्या आ रही है, आज जिस बात के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है वो तिब्बत की आज़ादी के लिए, क्या ये सफल होगी मुहिम कि नहीं होगी? क्या भारत संभव है? जिस तरह से इस पूरी गोष्ठी का, इस पूरे बहुत विशाल कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि तिब्बत को आज़ाद कराना। इतना आसान नहीं है। एक बात कही जाती है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये सही है कि मोदी के समय प्रयास होता है, मगर ऐसा नहीं कि सब कुछ मुमकिन है। मगर जिस दिशा में ये कार्य हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि संभावनाएं हैं। अगर इसी तरह का प्रयास रहा तो संभव है कि तिब्बत भारत में विलय होगा। ये तो कहना अभी एक अतिशयोक्त होगा, मगर तिब्बत आज़ाद हो सकता है। इंद्रेश जी के जो प्रयास हैं इसमें कोई शक नहीं। इंद्रेश जी के बारे में हम आपको बतला दें कि सन 1970 में इंद्रेश जी ने RSS के प्रचारक बने। उस समय बांग्लादेश की आज़ादी का उन्होंने एक नारा दिया। सन 70 में बांग्लादेश को किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी। मैकेनिकल इंजीनियर चंडीगढ़ से करने वाले डॉक्टर इंद्रेश, वो जब RSS के प्रचारक बने तो उनके पिताजी कैथल के रहने वाले थे, जनसंघ में थे। उन्होंने पूरे कैथल में बहुत बड़ा भोज दिया और कहा कि आज हमें बड़ी खुशी है
वो वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी थे कि आज मेरा लड़का व्यापार की जगह राष्ट्र सेवा के लिए जा रहा है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक बाप ने, उनके परिवार ने इस चीज़ को अच्छा माना। उसी के बाद डॉक्टर इंद्रेश जी ने एक मूवमेंट किया कि बांग्लादेश को आज़ादी किया जाए, बांग्लादेश को मान्यता दी जाए। उस समय बांग्लादेश बना नहीं था, बांग्लादेश को मान्यता देना एक अपने आप में हंसी के रूप में था। इंद्रेश जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं भारत ढाका में जाकर के सरकार बनवा दे बांग्लादेश की। आज वही इंद्रेश जी कह रहे हैं कि भारत तिब्बत में जाकर के तिब्बत की आज़ाद सरकार बनवा दे। सन 1970 के बाद में सन 1971 में इन्हीं के मूवमेंट से जनसंघ के व तमाम दलों के तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने पूरे देश में आंदोलन किया कि बांग्लादेश को मान्यता दो, और एक माहौल बनाया। उस माहौल की चिंगारी अगर किसी ने सुलगाई थी तो इसमें कोई शक नहीं, वो डॉक्टर इंद्रेश थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, इन सब को मजबूर होना पड़ा और इंदिरा जी से स्वयं जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप देवी हैं। उनको बहुत आश्वासन दिया कि आप बांग्लादेश को आज़ादी के लिए पहल किए। मानेक शाह जी को इंदिरा जी ने बुलाया। जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे टाइम दीजिए और हमें उस पहले वहाँ पे मुक्त वाहिनी संगठन बनाने दीजिए, हम यहाँ से अपने लोगों को भेजें। डॉक्टर इंद्रेश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का सुझाव दिया था। उसके बाद यहाँ से मुक्त वाहिनी पे के लोग भारत से बांग्लादेश में गए, वहाँ जगह जगह जा कर के रुके, जिसमें लोग थे, सैन्य दल थे, और जा कर के ढाका टू एंजल, ढाका टू कोहिमा, ढाका टू माल्डा, ढाका टू जितने भी ढाका के बीच में रास्ते थे वहाँ हो गए और एडजस्ट हो करके उन्होंने क्या किया, लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर दिया। जब 3 दिसंबर 1971 को भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उसमें जीत की वजह ये थी कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट थे वहाँ की रोडों में बीच बीच में ब्लॉक कर दिया गया था और दुनिया की सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ, बांग्लादेश ने आत्मसमर्पण किया। तो इंद्रेश जी की बातों में दम है। अगर वो कह रहे हैं कि ढाका में झंडा फहराया जाए, भारत सरकार बनवा दे और बनी, उस समय इंद्रेश जी की उम्र बहुत कम थी। आज डॉक्टर इंद्रेश जी जो ये काम कह रहे हैं इसमें बड़ी परिपक्वता से वो कह रहे हैं। अब समस्या ये है कि आज का दिन ही क्यों चुना, 17 अप्रैल को चुना। उसकी एक वजह है कि इसके पहले इसके इतिहास को आप समझ लीजिए। 16 फरवरी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे। चाइना पे उनसे कहा गया कि वहाँ के उस समय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने कहा कि माननीय अटल जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वियतनाम पे अटैक करना चाह रहा हूँ और मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। जब उन्होंने ऐसा कहा, अटल जी ने सबसे पहली एक ही बात कही कि हमको कैलाश मानसरोवर चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उन्होंने हिंदी पे बोला था, उन्होंने कहा था कैलाश से लेके कन्याकुमारी तक। अफसोस की बात है यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कैलाश से लेके कन्याकुमारी तक। और अभी इंद्रेश जी ने, सब लोगों ने एक नारा दिया है कि भारत की जय। नारा ये होना चाहिए, अखंड भारत की जय, आज़ाद तिब्बत की जय। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ पर भी कहा था कश्मीर की जगह कैलाश से कन्याकुमारी तक। अगर देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेश के उसमें सलमान खुर्शीद जब विदेश मंत्री थे तब भी गए और कांग्रेस की हुकूमत ने इनको प्रतिनिधि बना के भेजा। वहाँ पर जब पाकिस्तान का विरोध किया तो पाकिस्तान के हुक्मरान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वजनी व्यक्ति को देख करके खामोश हो गए। अटल जी ने वहाँ पर भी कैलाश के लिए कहा था, कैलाश मानसरोवर। तो इसमें कोई शक नहीं, ये जो स्थितियाँ हो रही हैं और जिस तरह से इनकी मुहिम चल रही है एक योजनाबद्ध तरीके से। आपको एक और बात बता दें, 29 और 30 अगस्त की हकीकत ये है कि मोदी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे रोडें बनाई हैं। इसके पहले सिर्फ अकेली लेह मनाली रोड थी। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, असम में रोडें नहीं थी। इन्होंने रोडें बनवाई, हिमाचल में रोडें बनाई, उत्तराखंड में रोडें बनाई, जिस वजह से चाइना बौखला गया।
कैलाश मानसरोवर के लेह को जो अलग राज्य बनाया गया है उसमें बहुत क्लियर मोदी का एक कंसेप्ट है। लेह को राज्य बनाने पे बीजेपी का नुकसान था और नुकसान ये था कि वहाँ की कुछ विधानसभा सीटें वो अगर कश्मीर में रहती तो बीजेपी एक बार बहुमत पा सकती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सेपरेट किया। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि लेह और तिब्बत एक दिन एक होगा। वो बौद्ध का एक बहुत बड़ा, जब लेह लद्दाख बना है चाइना का सबसे पहला बयान आया था। आज मुझे खुशी हुई कि भारत में एक बौद्ध राज्य है, एक बौद्ध राज्य क्यों, तो इन्होंने लेह लद्दाख, इसीलिए वो दिन दूर नहीं जब लेह लद्दाख से, उत्तराखंड से डायरेक्ट रास्ते होंगे, जो नेपाल के रास्ते से नहीं, चाइना के रास्ते से नहीं, तिब्बत से। याद रखिए, चाइना हमारा पड़ोसी नहीं, तिब्बत हमारा पड़ोसी रहा। और सन 62 में हकीकत है अगर तिब्बत गया उसमें कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा दोषी थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने खुद पार्लियामेंट में कहा था उस जगह पे कुछ होता नहीं है, वो बंजर जगह है, मेरे काम की नहीं। सन 62 का जब युद्ध हुआ है, चाइना को जैसा जो कुछ करना था उन्होंने किया। हकीकत थी कि दोनों जगह सीमाएं से सेनाएं दूर थीं, परंतु जब युद्ध विराम हुआ है उसके बाद चाइना ने कैलाश मानसरोवर के काफ़ी बड़े एरिया में कब्जा किया। ये 29-30 अगस्त की बात ये है कि हकीकत में भारत ने कैलाश पर्वतमाला के कुछ हिस्से पे, कैलाश पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से पे कब्जा कर लिया और भारत ने अपना, वहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं नहीं थी। आज हम वहाँ पे बढ़ोतरी पे हैं और हम इसके बाद दूसरी सीरीज़ में आपको इसके बारे में बतलाएंगे। मैं अजय, पत्रकार।